सत्र के मुख्य वक्ता आदरणीय डॉक्टर शीतांशु जी से निवेदन करती हूँ कि वे अपने विचारों के माध्यम से हमें अनुप्रेरित करें। आदरणीय डॉक्टर शीतांशु जी, सर प्लीज। हाँ, मेरी आवाज आ रही है? हाँ सर, बिल्कुल। जी जी बिल्कुल। ठीक, नमस्कार। धन्यवाद सुरेखा जी। जी सर। सेंट थॉमस कॉलेज के प्राचार्य आदरणीय डॉक्टर एम.जी. रोयमन जी, प्रोफेसर राजन यादव जी, जो अभी तक मुझे लगता है हमारे बीच उपस्थित नहीं है लेकिन शीघ्र ही हो जाएंगे। आज के कार्यक्रम की संयोजिका सुरेखा जी, और रूपा जी, संतोष जी, माइकल जी, और सेंट थॉमस कॉलेज के और अन्य सम्मानित सदस्यगण एवं आज के जो प्रतिभागी हैं, उन सभी को मेरा अभिवादन। आज का विषय जो रखा गया है वह है वर्तमान परिदृश्य में हिंदी भाषा का योगदान, आत्मनिर्भर भारत। इसके दो केंद्रीय शब्द हैं, एक है वर्तमान परिदृश्य और दूसरा कि हिंदी भाषा के क्षेत्र में हम लोग आत्मनिर्भरता को कैसे हासिल कर सकते हैं, भारत में इस दृष्टि से हम आत्मनिर्भरता कैसे हासिल कर सकते हैं। तो मैं अपने आज के व्याख्यान को, मुझे सुरेखा जी ने आधे घंटे का वक्त दिया है, मैं कोशिश करूंगा कि 5-10 मिनट अगर आगे पीछे होता भी है तो उसमें बातों को खत्म करूं। उसमें दोनों पे लगभग बराबर बराबर मैं बातें रखूंगा कि वर्तमान परिदृश्य की स्थितियां क्या हैं और हम आत्मनिर्भरता कैसे हासिल कर सकते हैं। पिछले दिनों आपके ही राज्य में एक कॉलेज में व्याख्यान देते हुए लगभग मैंने साहित्य के संदर्भ में इस चीज पर बात की थी और मैं इस भावना से ग्रस्त था कि मैं भाषा पे ज्यादा बातचीत नहीं कर पा रहा हूँ, और जैसे ही आप लोगों ने इसके लिए मौका दिया मैंने इसे सहर्ष स्वीकारा, क्योंकि भाषा के संदर्भ में वर्तमान परिदृश्य को देखते हुए गंभीर बातें होने की जरूरत है। देखिए, जिस दौर में हम लोग हैं, आज का जो दौर है जिसे आप वर्तमान परिदृश्य कह रही हैं, वह बाजारवाद का, उपभोक्तावाद का, नौ उदारवाद का, पूंजीवाद का एक मिला जुला, वैश्वीकरण का एक मिला जुला दौर है। इन्हीं चीजों से वर्तमान का परिदृश्य बनता है। इधर कोरोना महामारी के दौर में हमने देखा कि जब समस्याएं बहुत गहरी हो गई हैं, पिछले 3-4 महीनों में जिस तरीके से लोगों को रोजी रोटी के खान पान में दिक्कतें आई हैं, बेरोजगारी जिस तरह से बढ़ी है, जिस तरीके से भविष्य की को लेकर एक किस्म की अनिश्चितता बनी हुई है, हम इन चीजों की जिम्मेदारी सिर्फ पैंडेमिक पे नहीं दे सकते कि ये महामारी के कारण होगा। महामारी के दौर में जो चीजें भी हो रही हैं, अगर वो इतनी विकट स्थितियों में आ चुकी हैं, तो उसका कारण बाजारवाद, उपभोक्तावाद, वैश्वीकरण, पूंजीवाद, नव उदारवाद से बना हुआ एक वर्तमान परिदृश्य है। इसलिए हमें उसको ध्यान में रखकर बातें करनी चाहिए। इधर संगोष्ठियों में, कार्यशालाओं में, लगभग ऑनलाइन ही बात करते वक्त मैंने महसूस किया कि जब भी भाषा के संदर्भ में इन चीजों की चर्चा होती है, खासतौर से वैश्वीकरण की, तो उसे लोग हिंदी की वैश्विक पहुंच से जोड़कर देखने लगते हैं। जैसे हिंदी दुनिया में कितना फैल गई है, यही वैश्वीकरण है, यही बाजार की उपलब्धि है। लेकिन वास्तविकता यह है कि हमें इस चीज के पीछे की जो आर्थिक राजनीतिक पृष्ठभूमि है, जो वैश्वीकरण के मूल में है, उसे समझने की कोशिश करनी चाहिए। नहीं तो हम गलत दृष्टि का ही विकास करेंगे। हिंदी की वैश्विक पहुंच को वैश्वीकरण से उस तरह से जोड़कर नहीं देखना चाहिए, क्योंकि वैश्वीकरण के दूसरे अन्य कई सारे पहलू हैं। आज हिंदी के विकास की बात करते वक्त अक्सर लोग यह चर्चा करते हैं कि आप हिंदी प्रदेश की जगह अहिंदी प्रदेशों में चले जाइए, तभी आपका काम बहुत आसानी से चल सकता है। आप उत्तर पूर्व के राज्यों में चले जाइए, आप जो 7-8 राज्य हैं, वहां पर लिंगुआ फ्रांका के रूप में आप आराम से हिंदी का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, यहाँ तक कि पाकिस्तान जैसे देश में आप अगर जाते हैं, तो बहुत ही स्वाभाविक तौर पर सहजता से आप दैनंदिन जीवन की गतिविधियों को हिंदी के माध्यम से पूरा कर सकते हैं। इसमें लोग
टेलीविजन चैनलों की बहुत गहरी भूमिका देख रहे हैं और उसको फिर पुनः वैश्वीकरण और भूमंडलीकरण से जोड़कर देखा जाता है। इसके साथ ही दुनिया भर के न जाने कितने विश्वविद्यालयों में हिंदी पढ़ी जा रही है, पढ़ाई जा रही है। और जो फिजी, ट्रिनिडाड, मॉरिशस जैसे देश हैं, इन देशों में भी हिंदी सहज स्वाभाविक रूप से काम में लाई जाती है। और बॉलीवुड के प्रचार को भी इस प्रक्रिया से जोड़कर देखा जाता है कि बॉलीवुड के कारण हिंदी बहुत फली फूली है। और बांग्लादेश या पाकिस्तान जैसे देश ही नहीं, आप इंग्लैंड, अमेरिका और रूस जैसे देशों में भी जाएंगे तो लोग सहज ही हिंदी से परिचित दिखाई देते। ये सब खुश होने वाली बातें हैं, इसमें संदेह नहीं है कि इन चीज़ों को लेकर हमें खुश होना चाहिए कि हिंदी इतनी फली फूली है। लेकिन हिंदी के इस फलने फूलने को, इस समझदारी को हमको वैश्वीकरण द्वारा प्रचारित बातों या बाजार द्वारा प्रचारित बातों के आवरण में ही इस पूरे परिदृश्य को समझने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। हमें यह समझना चाहिए कि टेलीविजन चैनलों के द्वारा और सूचना और संचार तंत्र के माध्यमों के द्वारा ढेर सारी बातें प्रचारित की जाती हैं और उन्हीं प्रचार में पढ़कर हम उसी दृष्टि से अपनी भाषा या अपनी संस्कृति को भी समझने लगते हैं, जिससे हमारी दृष्टि में ढेर सारे दोष पैदा हो। इस बात पर चर्चा होती ही नहीं है कि बाजार जिस रूप में आया या वैश्वीकरण जिस रूप में मूर्त हुआ है, अगर उस रूप में वह मूर्त नहीं होता तो क्या जो उपलब्धियां हमने हिंदी के बारे में बात की हैं वह उपलब्धियां हमें हासिल नहीं होती? निश्चित रूप से। इन उपलब्धियों के अलावा जो आर्थिक क्षति हमारे राष्ट्र को पहुंची है, जो देश को पहुंची है और दुनिया भर के तमाम देशों को पहुंची है, उसकी तरफ भी हमारी निगरानी जानी चाहिए, हमारी नजर जानी चाहिए। इनमें से कई ऐसी बातें हैं जो जिनका श्रेय आप सीधे सीधे बाजार को या भूमंडलीकरण को नहीं दे सकते, वो स्वाभाविक तौर पर संभव हो रही थी। तो जरूरी यह है कि इन खुश फहमियों की आड़ में जो वास्तविकता है उससे हम सहज तरीके से बचने की कोशिश न करें, हम अपना मुंह ना मोड़ें और उस यथार्थ को समझने की कोशिश करें जो वास्तव में वर्तमान परिदृश्य को बनाता। असल में जिस तरीके से बाजार ने, उपभोक्तावाद ने, वैश्वीकरण ने अपने सार्थक पहलुओं का प्रचार प्रसार किया है, वो कितनी सार्थक है वो अलग बात है। जिस तरह से उसने प्रचार प्रसार किया है, हम चीजों को उसी की नजर से देखने लगते हैं। और इस प्रचार में इसने इतनी सफलता हासिल की है, लोगों को इतने अंदर तक यह समझा दिया गया है कि यह एक किस्म की एकता लाने का काम है, लोगों तक सुख पहुंचाने का काम है। आप घर बैठे बैठे जो भी चीजें चाहें अपने फिंगर टिप पे है, आप चीजों को आसानी से हासिल कर सकते हैं। आप जब चाहें जहां चाहें दुनिया भर की सैर कर सकते हैं। ये सारी चीजें हमें प्रचार तंत्र के माध्यम से समझाई जाती। लेकिन जब आप गहराई में उतरेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसके पीछे गंभीर आर्थिक राजनीतिक निहितार्थ हैं, गंभीर सांस्कृतिक समस्याएं हैं जो इस वर्तमान परिदृश्य में रूपाकार ले रही। जिस तरीके से पिछली 2 सदियों में आपने देखा कि अंग्रेजों के समय में भी हमने देखा और बाद में भी देखा कि लोग मुहावरों का विकास किया जाता है। आप जनतंत्र या लोकतंत्र बोलिए या आप अंग्रेजों के समय जो ये कहा जाता था कि हम सभ्य बनाने का प्रयास कर रहे हैं, इस तरह के मुहावरों के प्रयोग के आड़ में ढेर सारी अजनतांत्रिक गतिविधियां चलती रहती हैं, ढेर सारी ऐसे काम चलते रहते हैं जिसका समाज पर खराब असर पड़ता है। वैसे ही जब हम भाषा के संदर्भ में, संस्कृतियों के संदर्भ में, वर्तमान परिदृश्य में बाजारवाद को, भोक्तावाद को, वैश्वीकरण को, भूमंडलीकरण को या नव उदारवाद की प्रवृत्तियों को, इन सारी चीजों को, इन शब्दों को मैं एक साथ जोड़ के देख रहा हूँ, जब जैसे ही हम इनके बारे में बातचीत करें तो उन सांस्कृतिक निहितार्थों को गहराई से समझने की कोशिश करें जो वास्तव में हैं और उस भ्रम या छलावे में न पड़ें जो भ्रम या छलावे सूचना और संचार तंत्र के माध्यम से तैयार किए जाते। मैं सीधा सा एग्जांपल आपको एक देता हूँ कि पिछले कुछ दौर में
कोरोना महामारी के इस दौर में आपने देखा कि बहुराष्ट्रीय जो कंपनियां थी, जो निगम थे, वो बहुत बड़े बड़े दावे करते आए थे। और जितने भी एडवर्टीजमेंट्स हम देखते हैं, उन एडवर्टीजमेंट्स में ये संप्रेषित कर दिया जाता है कि आपके सुख के जितने साधन हैं वो इन बहुराष्ट्रीय निगमों और कंपनियों के पास हैं। अब पिछले 3 महीने में जिस तरह से इन बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने अपने लोगों को नौकरी से निकाला है, ढेर सारे निजी कंपनियों ने भविष्य के लिए सैलरी देने से मना कर दिया है, ढेर सारे लोगों के पास वर्तमान में अपने लोन चुकाने की स्थिति नहीं है। इन सारी चीजों की जिम्मेदारी आप किस पे डालेंगे? ये सिर्फ पैंडेमिक की जिम्मेदारी? ये वर्तमान परिदृश्य सिर्फ पैंडेमिक से बना हुआ परिदृश्य नहीं है, इसके पीछे ये पूरा आर्थिक तंत्र काम कर रहा है। तो जैसे ही हमें सवाल उठाना है, अगर भाषा और संस्कृति के संबंध में परंपरा को देखना है, तो इन सारी बातों के तह में जाना पड़ेगा। बार बार मैं ये कह रहा हूं कि प्रचार तंत्र के जाल से खुद को बहुत ही सतर्कता के साथ मुक्त कर लेने की जरूरत। अगर सामान्य लोग, अगर आम नागरिक ये नहीं समझे कि किस तरह का प्रचार तंत्र यह है, तो वो उस भुलावे में एक तरीके से बाजार के जो लक्ष्य हैं उसी में भागीदार बनते चले जाएंगे। और इतनी सफलता है, इतनी ताकत है बाजार की, उपभोक्तावाद की, कि ढेर सारे नेता, अभिनेता और तमाम बुद्धिजीवी इसके पीछे पीछे चले जा रहे हैं, इसके पीछे दुम हिला रहे हैं। नेताओं के लिए तो अब किसान मजदूर जैसे कोई प्रश्न ही नहीं रह गए हैं। सारी नेतागिरी जो है वो आजकल फेसबुक और ट्विटर पे चल रही है, क्योंकि इन लोगों को समझ में आ गया है कि अब चुनाव जीतने के लिए किसान मजदूर की नहीं, एक अच्छे प्रचार तंत्र और एक अच्छे प्रोपेगेंडा मशीनरी की जरूरत है। यह बहुत ही चिंताजनक है। यह पूरा परिवेश, यह वर्तमान परिदृश्य, इसको लेकर हमें बहुत सचेत होने की जरूरत है, क्योंकि एक तरह से यह आर्थिक और सामरिक रूप से जो शक्तिवान ताकतें हैं, जो क्षमता वाली ताकतें हैं, वो इन माध्यमों के जरिए हमारे मन मस्तिष्क को पूरी तरह से नियंत्रित कर लेने का प्रयास कर रही हैं। यह अपनी आर्थिक जरूरतों के हिसाब से सूचना और संचार क्रांति का प्रयोग कर। दो तरीके हैं जिसका बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। एक तो बाजारवाद या इसके प्रसार के लिए हमेशा जरूरी होता है कि राजनीति में इनके पास कोई एक शक्ति हो जो इनके साथ खड़ी हो। राजनीति पर सफल नियंत्रण, पॉलिटिक्स पर सफल नियंत्रण इनके लिए बहुत जरूरी। दूसरी बात यह कि भ्रम की निर्मितियां होनी चाहिए। इतने भ्रम की निर्मितियां करिए कि लोगों को यथार्थ से परिचय ना हो। एक बहुत ही चर्चित स्कॉलर हैं, चर्चित अध्येता हैं, जिनका नाम है तारिक अली। तारिक अली ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में छात्र संघ के अध्यक्ष भी रहे। उनका कहना है कि बिना कोलैबोरेटर के, बिना एक एक पार्टनर के इस तरह की गतिविधियां जारी नहीं रह सकती। तो हमें समझने की जरूरत है कि इतना जो बड़ा बौद्धिक समुदाय अगर इनके पीछे पीछे इतनी आसानी से जा रहा है, इतना बड़ा नेताओं का समुदाय इनके पीछे इतनी आसानी से जा रहा है, अभिनेता तो उसी कार्य में लगे हुए हैं जो इसकी महिमा का मंडन करे, तो इन सारी चीजों का एक अच्छे अच्छे ढंग से, एक व्यवस्थित तर्क के साथ इसकी मुखालफत जरूरी है। लेकिन जब भी बौद्धिक वर्ग में से कुछ लोग ये करने जाते हैं, इनके पीछे की पूरे परिदृश्य को उभारने की कोशिश करते हैं, पूरा समाज जो है वो फूट में, सांप्रदायिक हिंसा में, बर्बरता में, उसमें ढकेलने में ये इन शक्तियों का और राजनीति का जो गठजोड़ है वो समय नहीं लेता। तो इस तरीके से चित भी मेरी पट भी मेरी, ये वर्तमान परिदृश्य की एक सच्चाई है जिसमें इन शक्तियों का वर्चस्व बना हुआ। ये मेरे व्याख्यान का पहला हिस्सा था, जिसमें कुल मिलाकर मैंने आपके सामने यह स्पष्ट करने की कोशिश की कि वर्तमान परिदृश्य, जिसे हम खास तौर से अगर 3-4 महीने के दौर को देखें, तो इसे सिर्फ
पैंडेमिक से पैदा हुई परेशानी के लिहाज से देखने समझने की कोशिश मत कीजिएगा। ये पूरा परिदृश्य बनता है नव उदारवाद के बाद जो आर्थिक और सांस्कृतिक नीतियां समाजों पर थोपी गई हैं हमारे, उनके बाद बाजार और उपभोक्तावाद को जिस तरीके से फैलाया गया है, इन चीजों से हमारा वर्तमान परिदृश्य बनता है और इसका हमारी भाषाओं पर और हमारी संस्कृतियों पर बहुत गहरा असर पड़ा है। अब मैं क्रमशः भाषाओं के प्रसंग पर आगे आता हूँ। एक बहुत खतरनाक प्रवृत्ति है बाजार की कि वो मुनाफे के लिए एक रूपता कायम करना चाहता है, समरूपीकरण, क्योंकि समरूपीकरण के माध्यम से मुनाफा आसान हो जाता है। मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि रजनी कोठारी बड़े विद्वान हैं समाजशास्त्र के, रजनी कोठारी लिखते हैं कि पूंजी के अबाध विस्तार और बाजार की पक्षधर नीतियों के लिए इंटरनेट और संचार माध्यमों का प्रयोग करके बाजार उपयोगी भाषा में एक तरह की छवियां और संदेश परोसे जाते हैं। पूंजी के अबाध विस्तार और बाजार की पक्षधर नीतियों के लिए इंटरनेट और संचार माध्यमों के जरिए बाजार उपयोगी भाषा में एक तरह की छवियां और संदेश परोसे जाते हैं ताकि जो उपभोक्ता है, जो क्रय कर रहा है, वो उपभोक्ता उसकी रुचियों को एक रूप बनाया जा सके और जैसे ही उसकी एक रूप रुचियां एक रूप बनती हैं, समरूप बनती हैं, तो बाजार में चीजों की बिक्री सहज हो जाती है। अब मान लीजिए हिंदी प्रदेश है, हिंदी प्रदेश में बाजार को इन गतिविधियों को अंजाम देना है, लोगों की रुचियों को समरूप बनाना है, तो सबसे उपयोगी भाषा कौन सी है? सबसे उपयोगी भाषा हिंदी है, निश्चित रूप से। इतना बड़ा प्रदेश, करोड़ों लोगों का, 10 राज्यों का मिला हुआ हिंदी प्रदेश, और हिंदी प्रदेशों में तो खैर हिंदी पॉपुलर है ही। इन प्रदेशों में अगर बाजार को फैलाना है तो हिंदी एक अनिवार्य माध्यम के रूप में आ जाती है। अब हम खुश हो सकते हैं, लेकिन यथार्थ यह है कि यह खुश होने की चीज नहीं है। यह खुश होने की चीज इसलिए नहीं है कि हिंदी प्रदेश का मतलब सिर्फ हिंदी नहीं है। हिंदी हमारी जातीय भाषा है, लेकिन उस जातीय भाषा को बनाने वाली ढेर सारी मातृभाषाएं, लोक भाषाएं हैं जो हिंदी प्रदेश में हैं। छत्तीसगढ़ हो, उत्तराखंड हो, राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, हर जगह ढेरों मातृभाषाएं हैं जिन्होंने मिलकर हिंदी नाम की जातीय भाषा का निर्माण किया है। जो भाषा हम बोल रहे हैं उसमें अवधी के संस्कार हैं, उसमें ब्रज के संस्कार हैं, उसमें खड़ी बोली के संस्कार हैं, और इस तरह से हमारी जातीय भाषा का निर्माण हुआ है। अब यह जो जातीय भाषा का निर्माण हुआ है, इस जातीय भाषा के लिए तो ये बहुत अच्छा है कि बाजार में फल फूल रही है, लेकिन जो मातृभाषाएं और खास तौर से छोटी छोटी मातृभाषाएं हैं, उन मातृभाषाओं की मृत्यु, उन मातृभाषाओं का खात्मा इस वर्तमान परिदृश्य में बाजार की जो सच्चाई है, जो वैश्वीकरण की सच्चाई है, वह इसके लिए अनिवार्य जरूरत है। अंग्रेजी तो फलती फूलती है, अंग्रेजी इसलिए भी फलती फूलती है कि बाजार का जो बड़ा तंत्र है उसमें ज्यादातर हिस्सा अंग्रेजी का है और अमेरिका की अपनी भाषा अंग्रेजी है, तो अंग्रेजी का फलना फूलना तय है। और हिंदी इसलिए फल फूल रही है क्योंकि वो भी बाजार की उपयोगी भाषा है। लेकिन ये जो हमारे हिंदी प्रदेश की तमाम छोटी छोटी भाषाएं जो हिंदी परिवार का हिस्सा हैं, जिन्होंने हिंदी को जातीय भाषा के रूप में विकसित किया है, उनको अगर मृत्यु से बचाना है, उनको अगर खत्म होने से बचाना है, खास तौर से छोटी छोटी, उनको अगर खत्म होने से बचाना है, तो हमें इसके खिलाफ आवाज ऊंची करनी चाहिए, इसके खिलाफ अपना प्रतिरोध दर्ज करना चाहिए। आप अफ्रीका की सच्चाई से आप लोग वाकिफ होंगे कि अफ्रीका जो है औपनिवेशिक दौर में यूरोप के ढेर सारे देशों ने अफ्रीका पे अपने उपनिवेश बसाए और उसके बाद उन्होंने वहां अपनी अपनी भाषाएं थोप दी अफ्रीका में, और इसका परिणाम यह हुआ कि आजादी हासिल होते होते तक अफ्रीका के कई देशों में लोगों का अपनी मातृभाषाओं से संपर्क कट गया। अब संपर्क कट गया मातृभाषा से, तो आप अपनी संस्कृति कैसे बचाएंगे? बिना मातृभाषा के तो संस्कृति हो नहीं सकती। सारी संस्कृति हो, वो नृत्य हो, संगीत हो, कलाएं हो, वो भाषा के माध्यम से होती हैं। तो भाषा ही नहीं बच रही है तो संस्कृति नहीं बच रही है। इसका कुछ अफ्रीका के महत्वपूर्ण लेखकों पर असर पड़ा और उन्होंने अफ्रीका
के लोगों को समझाने की कोशिश की कि इस जालसाजी में मत फंसिए, अपनी मातृभाषाओं को बचाने की कोशिश कीजिए। एक बड़े चर्चित लेखक हैं नुगी वा थोंगो। तो नुगी ने बड़े अंग्रेजी में वो लिख सकते थे और उन्होंने अपनी मातृभाषा में, केन्या की भाषा में लिखना शुरू किया और लोगों से ये संप्रेषित किया कि अपनी पसंद चुनते समय केन्याई लेखकों को इस बात के लिए सचेत रहना चाहिए कि उधार ली हुई जबान से और दूसरे की नकल करके हम श्रेष्ठ साहित्य और संस्कृति नहीं बना सकते। अगर श्रेष्ठ साहित्य और संस्कृति तैयार करनी है और एक आदर्श राष्ट्र तैयार करना है जो दूसरों के लिए प्रेरणा स्रोत हो, तो अपनी भाषा, अपनी संस्कृति, अपनी जनता के जबान में हमें काम करने की कोशिश करनी चाहिए। और अगर यह होगा तभी वास्तविक रूप से हिंदी भी समृद्ध होगी। बिना अपनी जनपदीय बोलियों के, बिना अपनी मातृभाषाओं के हिंदी समृद्ध नहीं हो सकती। कुछ वर्ष पहले की बात है कि छत्तीसगढ़ की एक खबर थी कि कुछ लोग रिकॉर्ड करके, मोबाइल में रिकॉर्ड करके अपनी बोलियों को, किसी बोली को बचा लेने का प्रयास कर रहे हैं। इसी तरीके से आप उत्तर पूर्व में देखेंगे या अंडमान में देखेंगे तो ढेर सारी ऐसी छोटी छोटी बोलियां हैं जो खात्मे की कगार पे। अंडमान में जेएनयू की, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय की एक प्रोफेसर है, मैं उनका अचानक से नाम भूल रहा हूँ, उन्होंने वहाँ की एक भाषा का व्याकरण संग्रहित करके बचा लिया और वो भाषा लगभग मृत्यु की कगार पे है। तो जिस तरीके से आजादी के पहले हिंदू मुस्लिम सांप्रदायिकता का फायदा उठाकर लोगों ने हिंदी और उर्दू की सामासिक संस्कृति को, उसकी एकजुट संस्कृति को काटने की कोशिश की, उसी तरीके से आज भी हम उसका शिकार हो सकते हैं अगर हमारी जनपदीय बोली, हमारी मातृभाषा और जातीय भाषा के विकास को हम साथ साथ लेकर नहीं चलते हैं। मैनेजर पांडे ने कहीं अपने एक आलेख में लिखा है कि दुनिया में लगभग 6000 भाषाएं हैं और अगर यह प्रक्रिया इसी तरह से जारी रही तो इस सदी का अंत होते होते उसमें से आधी भाषाएं मर जाएंगी। तो अंग्रेजी का तो वर्चस्व बना रहेगा, हिंदी भी जब तक बाजार उपयोगी है वो बनी रहेगी, लेकिन जब तक हिंदी प्रदेश की भाषाओं बोलियों के संदर्भ में हम इस चिंता को नहीं जाहिर करते, अपनी सरकारों और गैर सरकारी प्रतिष्ठानों से इस चिंता को नहीं शेयर करते, तब तक यह संभव नहीं है कि हम अपनी समृद्धि पर, हिंदी की समृद्धि पर गर्व करें। और एक इसका बहुत ही नकारात्मक असर पड़ रहा है, जो परिस्थितियां निर्मित हुई हैं इसका एक नकारात्मक असर पड़ रहा है कि बड़ी बोलियां और हिंदी के लिए तो ठीक है, लेकिन जो छोटी बोलियां हैं जिनकी अस्मिता पर बनाई है, जो असुरक्षा बोध से ग्रस्त हुई हैं, उनकी पीड़ा देखने लायक है। यह बहुत स्वाभाविक है और जैसे ही यह घटित हो रहा है, जातीय भाषा और मातृभाषाओं में एक किस्म का द्वंद्व दिखाई देने लग रहा है और जिसका फायदा नेतागण उठा रहे हैं। समय समय पर यह कोशिश की गई कि नेताओं ने भाषाओं की राजनीति की और भाषाओं का आधार बनाकर एक ही समाज में फूट डालने की कोशिश की। अब मेरी मातृभाषा भोजपुरी है और मेरी जातीय भाषा हिंदी है, आप मुझे बांट कैसे सकते हैं? ऐसे ही लोगों की मातृभाषा अवधी होती है और जातीय भाषा हिंदी होती है। परिवेश की दुर्गति इसलिए है कि बाजार का इतना बड़ा तंत्र पीछे काम कर रहा है, लेकिन नेतागण क्या करते हैं कि भाषाई राजनीति कर एक ही व्यक्तित्व के अंदर, एक ही समाज के अंदर फूट डालने का काम करते हैं और लोग बंट कर रह जाते हैं। और इसी तरह से कुछ ऐसे लोग होते हैं जो संस्कृति की राजनीति करते हैं, भाषाओं की राजनीति करते हैं, पुरस्कार पा लेना चाहते हैं, अकादमियों में अपने लिए जगह बना लेना चाहते हैं। वो इस वैर भाव को और बढ़ाने की कोशिश करते हैं। उनका ध्यान एकता की ओर नहीं रहता, उनका ध्यान विभेद की ओर रहता है। उनका ध्यान इस चीज पर नहीं होता कि हम किस तरीके से एक साथ चीजों को अग्रसरित करें, अतीत में जो गलतियां हुई उन्हें न दोहराएं, बल्कि वो फूट का फायदा उठा लेना चाहते हैं। तो हमें इन चीजों से बचने की जरूरत है। अगर आप वर्तमान परिदृश्य में हिंदी का विकास चाहते हैं, आत्मनिर्भरता को बढ़ाना चाहते हैं हिंदी के माध्यम से, तो सिर्फ हिंदी के माध्यम से वह नहीं होगा। पूरे हिंदी प्रदेश की विभिन्न बोलियों और संस्कृतियों की रक्षा करते हुए वह संभव है, और सिर्फ हिंदी प्रदेश ही नहीं, भारतीय बोलियों की रक्षा करते हुए यह संभव है। अब एक आपको रुचिकर चीज इसमें और बताता हूं कि यह सही है कि बोलचाल की हिंदी को बाजार ने अपनाया, लेकिन
इस हिंदी को भी बाजार वैसे ही नहीं अपनाती जैसे कि सामान्यतः हिंदी का हम लोग प्रयोग करते हैं। इस हिंदी का भी एक खास रूप इसे पसंद आता है, इस हिंदी का ही एक खास रूप यह स्वीकार करती है, वही रूप जो बाजार के अनुकूल हो। तो हिंदी की एक खास शक्ल भी तैयार की जाती है बाजार में, जो ऐसी शक्ल है जो हमारी जनपदीय बोलियों से बहुत दूर है। आप देखेंगे कि उसमें अवधी की मिठास कम हो रही है, उसमें ब्रज की मिठास कम हो रही है, और अतिरिक्त रूप से अंग्रेजी का आवरण उस पर डाला जा रहा है। अभी कुछ दिन पहले, कुछ वर्ष पहले, मैं किसी फिल्म में देखा कि फिल्म प्रमाणन बोर्ड ने सर्टिफिकेट ही दे दिया है कि फिल्म इंग्लिश की, इंग्लिश नाम से उसने सर्टिफिकेट जारी कर दिया। मैं आश्चर्य में पड़ गया कि आज तक जिस भाषा को मान्यता ही नहीं मिली, वह हमारी किसी अनुसूची में ही शामिल नहीं है, तो कैसे उसमें सर्टिफिकेट का वितरण हो रहा है। अब इस तरह की भाषा से अगर हमारे गांव देहात का आदमी, अगर हमारे जनपदों का आदमी, अगर हमारे छोटे छोटे इलाकों से आया हुआ आदमी जो हिंदी जानता तो है लेकिन हिंदी के उस एलीट रूप से संबंध नहीं रखता, वो अगर कटा हुआ महसूस करे तो इसमें कौन सा आश्चर्य। तो हमें ये कोशिश करनी है कि अपनी जनपदीय बोलियों के संस्कार को भी हम बचाकर रखें। उर्दू के साथ क्या हुआ हमें भूलना नहीं चाहिए। उर्दू एक समृद्ध भाषा थी जो हमारे संस्कारों से बनी हुई थी, जिसमें जनपदीय संस्कार थे। ब्रज की छौंक उर्दू में इतनी शानदार लगती थी कि 19वीं सदी के तमाम कवियों को आप पढ़िए तो ब्रज के पुट से बनी हुई है। अब मान लीजिए यही लाइन जो है, ये इश्क नहीं आसा इतना तो समझ लीजिए एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। क्या प्यारी लाइन है। आप क्या हिंदी और उर्दू में यहाँ फर्क कर सकते हैं? कोई फर्क नहीं कर सकते। आप नजीर अकबर आबादी के गीतों को सुन लीजिए, आपको समझ में नहीं आएगा कि आप फर्क कहाँ करें। क्यों? क्योंकि वहां जनपदीय संस्कार थे। लेकिन हुआ क्या? हुआ यह कि एक परजीवी सांस्कृतिक समुदाय के फेर में पड़कर, फारसी का अतिरिक्त दबाव लेकर, जब फारसी अतिरिक्त रूप से उर्दू पर हावी हो गई 17वीं में सदी में, 18वीं सदी में मतरुकात का सिद्धांत अपनाए जाने के बाद, जब उर्दू के ढेर सारे कवियों ने फारसी डाल डालकर अपनी भाषा को लोक समुदाय से काटने का काम किया, तो जनता से उसकी दूरी बढ़ गई। तो इस चीज के प्रति हिंदी को भी सतर्क रहना होगा कि भाषा को हम उसी रूप में अपनाएं जिस रूप में स्वाभाविकतया वह विकसित होती। जिस तरीके से राजभाषा में अतिरिक्त रूप से संस्कृत डालकर उसे जनता से दूर किया जा रहा है, वो वही प्रक्रिया है जो उर्दू में अतिरिक्त रूप से फारसी डालकर किया गया। तो जनपदीय संस्कारों के साथ जो भी स्वाभाविक तौर से शब्द हमारी भाषा में पचाने लायक आते हैं उन्हें आप स्वीकार कीजिए, लेकिन अतिरिक्त रूप से भाषा के माध्यम से कोई संस्कृति हमारे ऊपर थोपी जा रही है तो उसके प्रति प्रतिरोध करने की जरूरत है। मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि पाकीज़ा जैसी जो फिल्म थी उसका प्रमाणन जो है उर्दू में दिया गया था। अब पाकीज़ा, अगर जो भी 40 के ऊपर हैं वो जानते हैं कि पाकीज़ा जो है वो हमारे दिल के कितनी करीब। अब उसे उर्दू में प्रमाणन दिया गया था 50 के दशक में, 60 के 40 के दशक में। ऐसी ढेरों गाने, हिंदी गाने हैं जिन्हें उस दृष्टि से एक प्रमाणित किया गया था उर्दू का सर्टिफिकेट। लेकिन जितना फारसी का आवरण बढ़ता गया उतना ही वो अपने जन समुदाय से कटती चली गई। अगर आप हिंदी पर अतिरिक्त रूप से इस तरह का दबाव डालते जाएंगे तो वो भी अपने जन समुदाय से कटती चली जाएगी। देखिए, मेरा विरोध अंग्रेजी से नहीं है, मैं सहजता से अपनी बातों में अंग्रेजी का प्रयोग करता हूँ, लेकिन उन्हीं शब्दों का जो अंग्रेजी स्वाभाविक शब्द हैं जो हमारी बातों में आए। मैंने खुद अंग्रेजी में एमए की उपाधि हासिल की हुई। अंग्रेजी ज्ञान या अंग्रेजी भाषा से विरोध नहीं है। अंग्रेजी भी अपनी शब्दावली में हिंदी के शब्दों को शामिल करती रहती है बीच में। हमें भी स्वाभाविक रूप से उन शब्दों को शामिल करना चाहिए जो स्वभावतया आ जाती हैं, जो पच जाती हैं, जैसे कभी हमने पुर्तगीज के शब्द पचाए। लेकिन अगर अतिरिक्त रूप से कोई संस्कृति ही हमारे ऊपर थोप दी जाएगी भाषा के माध्यम से, और उस संस्कृति पर बाजार का असर होगा, उपभोक्तावाद का असर होगा, जो हमारे मूल से हमें काटना चाहेगा, जो हमारी अपनी संस्कृतियों के समृद्धि से हमें बिलगा देना चाहेगा, तो हमें उसके प्रति सचेत रहने की जरूरत है। जैसा कि जो इसका जो प्रचार तंत्र है, इस प्रचार तंत्र के कारण कुछ लोग इस भ्रम में पड़ गए हैं कि हिंदी तो चारों ओर, हर तरफ हिंदी है। ठीक है, सही बात है।
लेकिन ये वो लोग हैं जो हिंदी का मतलब जो है सिर्फ बोलचाल की हिंदी से समझते हैं, और हमारी जो अन्य मातृभाषाएं हैं उससे हिंदी के संबंध को गहराई से नहीं देखते। साथ ही इन लोगों को यह भी समझने की जरूरत है कि ठीक है, बाजार में, टेलीविजन पर, चैनलों पर तो हिंदी बहुत है, लेकिन ज्ञान की भाषा के रूप में, तकनीक और ज्ञान की भाषा के रूप में हमने हिंदी का विकास कितना किया है, और अगर नहीं किया है तो क्यों नहीं किया है। अगर आप इस तरफ झांक कर देखेंगे, अगल बगल झांक कर देखेंगे, तो आपको पता चलेगा कि हमने कितना अधिक खोया हुआ है। आप बार कहता हुआ मिल जाता है कि हिंदी में बात करिए। क्यों? क्योंकि बाजार के लिए वह एक अनिवार्य जरूरत है। लेकिन जब आप अंग्रेजी से इसकी तुलना करेंगे विभिन्न जगहों पर, तब आपको समझ में आएगा कि हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं का ज्ञान के विभिन्न माध्यमों में, कंप्यूटर के क्षेत्र में, इंटरनेट की दुनिया में हमारा हमारा जो हस्तक्षेप है वो अंग्रेजी की तुलना में अभी भी कितना सीमित है। हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं ने अपना जो स्पेस बनाया है, अपनी जो जगह बनाई है, वो अपने सामर्थ्य से बनाई है, अपनी लड़ाई से बनाई है। हिंदी की जो वैश्विक पहुंच है, वो वैश्विक पहुंच अ, व्यक्तिगत प्रयासों की बहुत सारी देन है। अन्यथा अगर आप वास्तविकता में जाएं तो आपको पता चलेगा कि संघ लोक सेवा आयोग का सारा काम अंग्रेजी में हो रहा है। आज़ादी के 70 साल हो गए, न्यायालयों में कितना न्याय हमें हिंदी में मिल रहा है। हमारे विश्वविद्यालयों में, हमारे कॉलेजों में कितनी कार्यवाही हिंदी में या हमारी मातृभाषाओं में हो रही है। यहाँ तक कि हमारी संसदीय समितियां या अन्य जो सरकारी गैर सरकारी प्रतिष्ठान है, वो कितनी कार्यवाही हिंदी में करती है। जब आप इस दृष्टि से चीजों को देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि बाजार की भाषा के रूप में चीजें इतनी ज्यादा फैल गई, लेकिन ज्ञान की भाषा के रूप में अभी भी चीजें बहुत ज्यादा सुधार की मांग करती। कंप्यूटर पे आइए, कंप्यूटर के संदर्भ में देखिए, कंप्यूटर की अपनी मातृभाषा तो अंग्रेजी है। फाइल बनाना हो, सुरक्षित करना हो, जोड़ना हो, घटाना हो, ये सारे काम हम जब सोचते हैं तो अंग्रेजी की रचना प्रणाली में सोचते हैं। अंग्रेजी की तुलना में हिंदी की अन्य भारतीय भाषाएं या हिंदी या अन्य भारतीय भाषाएं, कितनी ई पुस्तकें आपको इंटरनेट पे मिलती, इंटरनेट पे कितनी पत्रिकाएं आपको जो विश्वविद्यालय हैं, विश्वविद्यालय के ओपैक में हिंदी के ज्ञान की कितनी पत्रिकाएं आपके कॉलेजों में या विश्वविद्यालयों में दिखती। जो विभिन्न विषय हैं इतिहास के या दूसरे राजनीति शास्त्र या दूसरे जो विषय हैं, इन विषयों का कितना पठन पाठन, मेडिकल की पढ़ाई या इंजीनियरिंग की पढ़ाई, कितना पठन पाठन हम आज तक हिंदी में कर पाए और क्यों नहीं कर पाए। क्या हिंदी कहीं से भी कमजोर भाषा है, या हमारी मातृभाषा है, कोई भी मातृभाषा हो, सिर्फ हिंदी ही नहीं, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा, ये क्या कमजोर भाषाएं हैं कि हम इसमें अध्ययन अध्यापन नहीं कर पा रहे हैं। आप टाइपिंग में ही जाइए, ये जो कार्यक्रम आप कर रहे हैं, उतने में ही आपको जानकारी मिल गई होगी कि कृतिदेव हो, बारहा हो, यूनिकोड हो, अलग अलग तरह से हिंदी की टाइपिंग हो रही है। एक यूनिफॉर्मिटी तक हम ला नहीं पाए हैं कि चीजें एक जगह से दूसरे जगह सहजता से पहुंच जाएं। इन दिशाओं में क्यों नहीं काम हुआ? इन दिशाओं में बाजार ने या वैश्वीकरण ने क्यों नहीं काम किया? नेट पर जो सामग्री उपलब्ध है, वो क्या हम उसी तरीके से उतना ही हिंदी की का उपयोग कर पाते हैं जिस तरीके से अंग्रेजी दुनिया भर में प्रयोग हो रही है, दुनिया भर के विश्वविद्यालयों में, लाइब्रेरीज में प्रयोग हो रही है? तो इस तरफ टेलीविजन पर या बिग बॉस के चैनलों या दूसरी जगहों पर तो इतना ध्यान है। जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, जो समाज की वास्तविक जरूरतें हैं, उसकी तरफ, उस दिशा में, हिंदी भाषा की दिशा में या हमारी मातृभाषाओं के दिशा में ढंग से काम क्यों नहीं हो रहा? इसे समझने की जरूरत है, इसके पीछे के आर्थिक तंत्र को समझने की जरूरत है, इसके पीछे की राजनीति की समझने की जरूरत है। तो अगर वास्तविक अर्थ में आप अपनी भाषा की आत्मनिर्भरता बनाना चाहते हैं, हिंदी भाषा के संदर्भ में देश को आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं, हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं का विकास करना चाहते हैं, तो जरूरी है कि उसको उचित सम्मान मिले, उसका उचित हक मिले, साथ ही नागरिकों को इसके महत्व के प्रति हम सचेत कर पाए। आपका कॉलेज सेंट थॉमस कॉलेज है। मैं निश्चित रूप से आपको ईसाई मिशनरियों के योगदान से परिचित कराना चाहूंगा कि 19वीं सदी में ईसाई मिशनरियों ने जो गद्य हिंदी में लिखा, वो गद्य वो स्वाभाविक गद्य था जिसको हम आज तक
अपनी गद्य के विकास की दिशा में याद करते हैं। विलियम कैरे, जो फादर को बांग्ला गद्य से अनिवार्यता जोड़कर देखा जाता है, बांग्ला गद्य के जनक के रूप में ना भी सही, तब भी गद्य के विकास प्रक्रिया में उनका गहरा हस्तक्षेप। इसी तरीके से कामिल बुल्के का योगदान याद किया जाता है हमारी सबसे अच्छी शब्दावली, शब्द संग्रह तैयार करने का, डिक्शनरी तैयार करने का। और तुलसीदास का उनका अध्ययन गजब का अध्ययन। एस एच केलॉग हों या दूसरे और ऐसे ही मिशनरी से जुड़े हुए लोगों ने हमारी लोकोक्तियों और मुहावरों का संचय किया। तो आज से 200 साल पहले, 150 साल पहले ऐसे लोग थे जो मातृभाषाओं को, महत्व को समझ रहे थे। सागर जिले के जो कमिश्नर थे फ्रेडरिक जॉनसोर, उन्होंने कहा कि न्याय जो है मातृभाषाओं में दिया जाना चाहिए। 150 साल पहले की मैं बात बता रहा हूँ, 200 साल पहले की बात। ये सब तब दिख रहा था, और आज जब आज़ादी का 70 साल हो गया है, अभी तक हम अपने आत्मनिर्भरता इस लिहाज से हासिल नहीं कर सकते। और जो लोग अपनी तुलना अमेरिका से करते हैं, उनको अपनी तुलना जापान, रूस, फ्रांस, क्यूबा, चीन जैसे देशों से करनी चाहिए। जापान औद्योगिक रूप से इतना प्रगति कर चुका देश है, और लेकिन सारा काम अपनी मातृभाषा में करता है। चीन की 13 ट्रिलियन डॉलर की चीन की इकोनॉमी है, उसका सारा काम, सारे अध्ययन, सारा अध्यापन अपनी मातृभाषाओं में होता है। फ्रांस और जर्मनी जैसे देश जो एकदम इंग्लैंड से सटे हुए हैं, जिनको अंग्रेजी का अच्छा ज्ञान भी है, वो भी अपना सारा काम अपनी मातृभाषाओं में कर रहे हैं। लेकिन हिंदुस्तान जो है वह औपनिवेशिक चेतना से, उपनिवेशवाद के असर से मुक्त नहीं हुआ है। वो फ्रांस, क्यूबा, चीन, जापान, रूस की ओर नहीं देखेगा, वो अमेरिका और इंग्लैंड की ओर ही देखेगा। जैसे कि हमारी मातृभाषाएं कमजोर हों, जैसे कि हमारी मातृभाषाओं में ज्ञान नहीं परोसा जा सकता, ये सरासर औपनिवेशिक चेतना का अभी तक असर है, जिससे हम मुक्त नहीं हो पाए हैं। और जब तक सरकारी, गैर सरकारी स्तर पर इस चेतना से हमें मुक्त करने की कोशिश नहीं की जाती, ध्यान रखिए, अंग्रेजी भाषा और ज्ञान का सम्मान कीजिए, लेकिन अपनी मातृभाषाओं के या अपनी संस्कृतियों के ह्रास के बल पर वह काम मत कीजिए। जितना ज्ञान अंग्रेजी में है सब जुटाइए, उस भाषा में समृद्ध होइए, लेकिन इस इस तर्क पर नहीं कि हिंदी भाषा में या हमारी मातृभाषाओं में ज्ञान उपलब्ध नहीं हो सकता। तो इस दिशा में सार्थक प्रयास करने की जरूरत है। हमारे आजादी के पुरोधाओं ने, महात्मा गांधी ने, प्रेमचंद ने, टैगोर ने इन चीजों को समझा था। हमारे लिए एक कौमी जबान का विकास करना चाहता, हमारे लिए एक ऐसी भाषा का विकास करना चाहता हिंदुस्तानी के नाम से, जिसमें हम सब लोग आराम से संप्रेषण कर सकें। लेकिन हमारी राजनीति ने वह संभव नहीं होने दिया। और इधर शुद्धतावादियों ने तो ऐसा आतंक मचा कर रखा है कि भाषा को नष्ट करके ही माने। दुनिया भर में अंग्रेजी फली फूली, तो क्यों फली फूली? आप अमेरिका जाइए, अमेरिकी इंग्लिश अलग ढंग से विकसित। आप अफ्रीका जाइए, अफ्रीका में इंग्लिश अलग ढंग से विकसित। इंग्लैंड में इंग्लिश अलग ढंग से हुई, ऑस्ट्रेलिया में इंग्लिश अलग ढंग से हुई, इंडिया की इंग्लिश अलग ढंग की विकसित हुई। अंग्रेजी इतनी फली फूली इसलिए कि उसने शुद्धतावाद का आग्रह नहीं रखा, उसने देशों और समाजों के हिसाब से अपने आप को फलने फूलने का मौका दिया। लेकिन हिंदी में कुछ पोंगा पंडित किस्म के लोग हैं, कुछ ढकोसले वाले लोग हैं, जो इसको शुद्धतावाद के आग्रह से एकदम संस्कारित कर देना चाहते हैं और हमारी जनपदीय संस्कारों से हमें काट देना चाहते हैं। हिंदी को जितना लगाव संस्कृत से होना चाहिए, उतना ही लगाव अपनी जनपदीय बोलियों से होना चाहिए, अवधी से, ब्रजी से होना चाहिए, तुलसी, सूर, मीरा, कबीर से होना चाहिए, और उतना ही मीर, गालिब, नजीर से होना चाहिए। तभी वास्तविक रूप से हम उस आदर्श हिंदी का विकास कर सकेंगे जो हिंदी सबकी है, जो हिंदी हमें आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में ले जा सके। अन्यथा उर्दू के साथ जो हुआ, किसी कवि ने दुखी होकर कहा था कि कहते हैं जिससे जबान उर्दू, जिसमें न हो रंग फारसी का। तो आप अगर हिंदी को इस तरीके से विखंडित होने देंगे तो वही हालत हो आएगी। कुल मिलाकर, चूंकि मुझे आधे घंटे का समय था और बातें तो बढ़ती ही जाएंगी, लगभग मैं 35-40 मिनट बोल चुका हूँ, तो मैं अपनी बातों का समाप्त करता हूँ, अपने निष्कर्ष पे आता हूँ कि कुल मिला के मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि बाजारवाद, उपभोक्तावाद के इस वर्तमान परिदृश्य में बहुत जरूरी है कि हम अपनी भाषाओं और संस्कृतियों की रक्षा करें। सिर्फ हिंदी भाषा ही नहीं, हिंदी प्रदेश और भारत के जो विभिन्न भाषाएं हैं उन सब की हमें रक्षा करने की जरूरत है।
हर उस जगह हस्तक्षेप करने की जरूरत है जहां भारतीय भाषाओं से सहज काम हो सके। उच्च अध्ययन के जो विभिन्न संस्थान हैं देश भर में, उन संस्थानों में तकनीकी स्तर पर और अध्यापन के स्तर पर अपनी मातृभाषाओं का प्रयोग करा सकें। जिसे आप ज्ञान कहते हैं, उस ज्ञान की भाषा के रूप में हिंदी का विकास हो, तब हम वास्तविक रूप से आत्मनिर्भर बनेंगे। सिर्फ अगर बाजार की भाषा के रूप में आप हिंदी को देख रहे हैं तो उससे हिंदी का की आत्मनिर्भरता नहीं बढ़ेगी, बल्कि हिंदी प्रदेश में फूट ही बढ़ता जाएगा। सरकारी गैर सरकारी स्तर पर मातृभाषाओं का समाजोपयोगी दृष्टि से, आधुनिक दृष्टि से विकास करना चाहिए। हम सबको इसके लिए मिलकर आवाज बुलंद करनी चाहिए। और इस सब के साथ जो आखिर में जरूरत है कि कोई भी भारतीय भाषा दूसरी किसी भारतीय भाषा पर जबरन थोपी न जाए। बिना समतावाद के, बिना बराबरी के इस दिशा में कुछ भी हासिल नहीं होगा। अगर हम समतावादी मानसिकता के साथ आगे नहीं बढ़ते हैं तो हम एक तरीके से बाजार की इच्छाओं को ही पूरा करने का काम करेंगे। आप सब लोगों ने मुझे धैर्य से इतने देर तक सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सेंट थॉमस कॉलेज के सभी सम्मानित सदस्यों को धन्यवाद। धन्यवाद सर, आपके द्वारा जो सुंदर व्याख्यान दिया गया, आपका मार्गदर्शन हमें प्राप्त